दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं प्रख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर राकेश राणा जी और हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह के बारे में। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर साहब, चौधरी चरण सिंह की भारतीय राजनीति को क्या देन है? क्यों उनको याद किया जाता है? क्यों उनकी मिसालें दी जाती हैं? चौधरी साहब को जब भारतीय राजनीति के एक सितारे के रूप में अगर हम कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारतीय राजनीति को जो दिया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसे अगर सिलसिलेवार ढंग से हम चिन्हित करना शुरू करें तो इसकी एक लंबी सूची बन सकती है। लेकिन मैं अगर मोटे तौर पर भी आइडेंटिफाई करूं तो उन्होंने भारतीय राजनीति को जो राजनीतिक मूल्य सौंपे वो भारतीय राजनीति की एक बड़ी थाती है। जैसे चौधरी साहब अपने पूरे जीवन में जिस ईमानदारी के साथ राजनीति में रहे और जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने राजनीति की और जिन प्रतिबद्धताओं के साथ उन्होंने किसानों के संघर्ष को राजनीति के केंद्र में स्थापित किया, ये भारतीय राजनीति को चौधरी साहब की बड़ी नहीं दिव्य देन है, दिव्य देन। आज देश का किसान वर्ग और देश का गांव अगर बेहतर स्थिति में है तो वो सिर्फ और चौधरी साहब के राजनीतिक संघर्षों का परिणाम है। और उन्हें जब जब सत्ता में भागीदारी करने का मौका मिला, उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से किसानों के लिए, गांव के लिए, मजदूरों के लिए और समाज के कमजोर वर्गों की बेहतरी के लिए जो प्रयास किए, जो कानून बनाए, जो दिशा दी, जो विभाग बनाए, वो आज भी भारतीय राजनीति को और भारतीय समाज को एक बड़ी दिशा दे रहे हैं। मैं तो कई बार जब उन्हें पढ़ता हूं तो ये तक सोचता हूं कि जिसे हम नया भारत कह रहे हैं, नया इंडिया कह रहे हैं, वो वास्तव में चौधरी साहब ने अपने सत्ता में प्रवेश के साथ ही काम शुरू कर दिया था। पहली बार जब उन्हें सत्ता में आने का मौका मिला, किसानों की जमीनों से संबंधित एक बड़ी लिस्ट है, क्या क्या गिनवाऊं, चकबंदी कानून, जमींदारी उन्मूलन कानून, भूमि सुधार कानून और पूरे ग्रामीण समाज को डेवलप करने वाले बड़े फैसले। पहली बार गृह मंत्री बने, अल्पसंख्यक आयोग बनाया, मंडल आयोग बनाया, जिनसे आपको नया भारत बनता दिख रहा है। ये में बड़े फैसले थे। यानी नए भारत का सपना चौधरी साहब ने उसी वक्त देख लिया था। यस यस। लेकिन खास तौर पर ग्रामीण भारत। यस, चौधरी साहब की बड़ी देन है भारतीय राजनीति। लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो बड़ी उम्मीदों के साथ बनी थी। ऐसा क्या हुआ कि जो लोग सरकार बनवा रहे थे उनकी, वही फिर गिरवाने में भी लग गए? यस, आपका ये सवाल अभी जो पहला सवाल था उससे सीधा कोरिलेट करता है। चौधरी साहब ने इस देश की राजनीति की दशा दिशा बदलने के जो लगातार प्रयास किए और उनका जो विजन था, उसे देखकर जो भारतीय राजनीति का मूल चरित्र था और यहाँ का जो एक आधारभूत राजनीतिक वर्ग है जो कंट्रोल करता है देश की राजनीति को, आज भी करता है, और उस वक्त तो और ज्यादा मुस्तैदी और ज्यादा ताकतवर था वह वर्ग, तो वो चौधरी साहब से घबराता था। और आज का मीडिया इतना सामंती नहीं है जितना चौधरी साहब दौर की राजनीति का था। तो उस पूरे वर्ग ने, जो राजनीतिक वर्ग था, उस दौर की मीडिया ने चौधरी साहब को लेकर पूरा एक निशाना साधा और चौधरी साहब के इन बदलावकारी राजनीति के खिलाफ पूरी एक सुनियोजित मुहिम चलाई। जो आप कह रहे हैं कि वही लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनाने, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में थे और वही लोग उसे गिराने में थे। वो ये तो चाहते थे कि देश में जो एक
गुटबाजी है, कांग्रेस के अंदर जो बनिया ब्राह्मण ठाकुर वाली लॉबी है और वो और तमाम चीजों को कहीं विस्तृत नहीं होने देती, इसके खिलाफ एक माहौल बने। लेकिन नेहरू की राजनीति और इंदिरा की राजनीति और उस पूरे आभा मंडल में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उस राजनीति के खिलाफ सांस भी ले, कोई दम भी भरे। हाँ, लेकिन चौधरी साहब को एक लॉबी थी जो चौधरी साहब को आगे रख के अपने हित साधना चाहती थी। अंग्रेजी मीडिया आमतौर पर उनको जातिवादी नेता बताता था, कितना सच है? हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। वो अगर जातिवादी नेता होते तो क्या तमाम जातियों के खिलाफ और जातिवादी राजनीति के खिलाफ और जातीयता के खिलाफ उस तरह की व्यवहारिक और सटीक समझ और उस तरह के अभियान और कानून बनाते? देश में अंतर जातीय विवाह का कानून बनाना, उनके लिए एक प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था करना, रोटी बेटी के संबंधों की लगातार अपने राजनीतिक मंचों से वकालत करना, उन्हें आप जातिवादी नेता कहते हो? अरे जो इंसान लगातार जातिवाद के खिलाफ लड़ा हो, जिस राजनेता ने लगातार जाति पर वार किया हो और जातिवादी संकीर्णता और मानसिकता से राजनीति को उभारने की कोशिश की हो, आप उन्हें जातिवादी नेता कहते हैं। यही इस मीडिया का सामंती चरित्र है और यही भारतीय राजनीति का वो वर्ग चरित्र है कि जो चौधरी साहब को एक जातिवादी नेता बनाता है। खुद इंदिरा गांधी ने उन्हें जाट नेता तक कहा, क्योंकि वो एक तो देश में बड़े किसान नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे और देश की जो किसान राजनीति थी वो चौधरी साहब के पीछे एक मुकम्मल ढंग से जो परंपरागत भारतीय राजनीति थी उसको चुनौती दे रही थी, है ना। तो इन लोगों को लगा कि ये तो पूरा राजनीतिक कायाकल्प कर देंगे और हमारा जो एक परंपरागत उद्योग धंधा है राजनीति का, ये सब चौपट हो जाएगा। इन्होंने लगातार मीडिया के थ्रू और अपने एक सुनियोजित अभियान के थ्रू चौधरी साहब को जातिवादी नेता कहना शुरू किया और उनकी छवि एक समुदाय के नेता के रूप में संकुचित करनी शुरू की। यह एक पूरा सोचा समझा एक प्लान था। इतना ही नहीं, उन्होंने इतनी अद्भुत किताब भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखी जो उनकी समझ को बताती है कि भयावह भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, समस्या और निदान इसके, और उसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री आज भी कोट करते हैं, आज भी उससे एक विजन लेते हैं। लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने उस समय और मीडिया ने उस समय कहा कि नहीं, ये तो एक जाट नेता कैसे एक इतनी गंभीर पुस्तक लिख सकते हैं, ये तो पता नहीं कैसे कहां से ये पुस्तक लिखी है। तो इस तरह की सोच, इस तरह का चरित्र जिस राजनीति में, जिस मीडिया में हो, तो वो चौधरी साहब को अगर जातिवादी नेता कह रहा है तो मुझे लगता है कि ये एक पूरा प्लान था और उन्हें एक बड़े कद से, एक बड़े राष्ट्रीय कद के नेता से उनके कद को लगातार घटाने का अभियान था। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बारे में डॉक्टर राणा से बातचीत हमारी जारी रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और हम लगातार चर्चा करते रहेंगे इस महान शख्सियत के तमाम पहलुओं पर, उनके बनाए कानूनों पर और कैसे उन्होंने जनता के लिए काम किए, कैसे पर हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।